हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिनेश चौधरी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शेखावटी साइंस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लेकर के आए हैं सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे मिश्रित एवं अन्य अंतः सस्य फसलें, मिश्रित मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो ये आज का जो सेशन है दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक एवं जेट प्रीपीजी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज अपन विभिन्न प्रकार की जो फसल पद्धतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखेंगे, और कौन कौन सी पद्धतियां होती है उन सभी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे के सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको एवरीडे मिलते रहें। और दोस्तों, आपकी जो सस्य विज्ञान की क्लास है वो अब एवरीडे 7 PM पर होने वाली है। तो आपको सभी को 7 बजे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ जाना है, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगी। एक बार अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, फिर उसके बाद मैं आपके यहाँ लाइव भी आऊँगा और आपको अच्छे से बताऊँगा सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें, और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज दोस्तों जो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे वो बात करेंगे मिश्रित फसल के बारे में और अंतःसस्य फसल के बारे में, कि मिश्रित फसल होती क्या है और अंतःसस्य फसल होती क्या है। तो जब मिश्रित फसल की बात करते हैं दोस्तों, तो मिश्रित फसल का मतलब होता है कि एक ही ऋतु में, एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना पंक्तियों के अरेंजमेंट के सीधा ही खेत में बुआई कर दी जाती है, या 2 अलग अलग प्रकार की फसलों के बीजों को मिक्स करके, मिश्रित करके उनको पंक्तियों में बुआई कर दी जाती है। तो उस फसल को अपन मिश्रित फसल कहते हैं। दोस्तों, मिश्रित फसल की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मौसम की किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक फसल प्राप्त हो जाए, उसलिए अपन मिश्रित फसल को काम में लेते हैं। ठीक है, विपरीत परिस्थितियाँ का मतलब आपकी बाढ़ आ गई है या सूखा रह गया है, जब अपन ने फसल लगा दी है, बारिश नहीं हुई है प्रॉपर, तो उस स्थिति में अपन मिश्रित फसल लगाते हैं। तो जब 2-3 प्रकार की आप जब फसलें लगाते हैं, तो बीज डालते हैं खेत में, तो उनमें से एक ना एक तो फसल आपको प्राप्त होती है। ठीक है, मिश्रित फसल में दोस्तों एक और चीज़ ध्यान देनी है कि इसके अंदर कोई भी फसल आपकी मुख्य फसल या गौण फसल नहीं होती है या सह फसल नहीं होती है। इसके अंदर दोनों की दोनों ही मुख्य फसलें ही होती है, और उन फसलों के मध्य में क्या होता है, कंपटीशन होता है। किस किस के लिए? हवा के लिए, प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए, पानी के लिए, सब के लिए कंपटीशन होता है। तो मिश्रित फसल के अंदर जो भी फसलें लगाते हैं उनके अंदर कंपटीशन रहता है। उसके अलावा वो एक ही समय की फसलें होती है जिनके अंदर अपन बुआई भी एक ही साथ करते हैं, अलग अलग उनकी बुआई नहीं करी जाती है। अपन आगे की स्लाइड में देखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि किस प्रकार से मिश्रित फसल की बुवाई करते हैं। तो इस मिश्रित फसल लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मौसम की किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक फसल की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछेंगे डेफिनेशन कि भाई एक ही ऋतु में, एक ही खेत में एक के साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना पंक्ति के सीधे ही बुआई करना किस प्रकार की फसल पद्धति है। ऑप्शन में आपको अलग अलग फसल पद्धतियां देखने को मिलेगी, उनमें से आपको मिश्रित फसल को चूज करना है और राइट आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, दूसरी अपन जो बात करते हैं वो है आपकी अंतःसस्य फसल। अंतःसस्य मतलब इंटरक्रॉप या सह फसल, क्या बोलते हैं, सह फसल। मुख्य फसल के अलावा जो कम समय की, कम अवधि की जो फसलें होती हैं उनको अंतःसस्य फसल कहते हैं। तो इस अंतःसस्य फसल की परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई एक निश्चित दूरी पर कतारों में की जाती है। 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई एक निश्चित दूरी पर कतारों में की जाती है। इस विधि में एक मुख्य फसल एवं एक सह फसल होती है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बारे में भी अपन आगे देखते हैं।
अंतःसस्य फसल की जो अपन बात कर रहे हैं कि दो, एक जो आपकी मुख्य फसल है, उस मुख्य फसल के बीच में जो स्पेस रहता है, उस स्पेस में या उस अंतराल के अंदर अपन को एक सह फसल लगा देनी है ताकि आपकी उपज बढ़ जाए। सह फसल जो आपकी होगी, जो अंतःसस्य फसल होगी जिसको अपन सह फसल कहेंगे, वो आपकी कम अवधि की होगी, ठीक है, कंपटीशन करने वाली नहीं होगी, अलग अलग प्रकार की होगी। मुख्य फसल आपकी अलग होगी और सह फसल अलग प्रकार की होगी, तो दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होगा। केवल मात्र जो आपका स्पेस है या जो फसल की दो मुख्य फसल की दो कतारों के मध्य का जो स्थान है, उसका उपयोग करने के लिए अपन अलग से फसल लगा देंगे। और इस अंतःसस्य फसल पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों, कि शुद्ध फसल की तुलना में सहफसली पद्धति से अधिकतम उपज प्राप्त करना। कि भाई अपन ने अगर अंतःसस्य फसल पद्धति नहीं अपना रहे हैं और केवल एकल सस्य पद्धति अपना रहे हैं, तो उसमें एक फसल से जितनी उपज प्राप्त होती है उस खेत से, उस खेत में अगर अपन अंतःसस्य फसल पद्धति अपना लेते हैं तो उस दरमियान आपको अधिक उपज की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए अपन अंतःसस्य फसल पद्धति को अपनाते हैं। तो दोनों का मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है कि क्या क्या होती है, इनकी परिभाषा आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आता ही आपको टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग को बोलते हैं मिश्रित फसल, मिश्रित फसल, और इंटरक्रॉपिंग को बोलते हैं अंतःसस्य फसल। तो ये दोस्तों आपको एक पिक्चर के अंदर आपको दिख रही होगी कि ये विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, जिसमें ओनियन है, गाजर है, कैबेज है, आपकी जो दूसरी और फसलें हैं इनमें बिना किसी रो अरेंजमेंट करके इनको किसी खेत में बुआई कर रखी है। इनका कोई भी कतार से कतार की दूरी फिक्स नहीं है और ऐसे ही इनको बुआई कर रखी है। तो ये आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग का उदाहरण है जिसको अपन मिश्रित फसल कहते हैं। और इंटरक्रॉपिंग की जब अपन बात करते हैं तो दोस्तों इसमें एक मुख्य फसल है, मुख्य फसल के बीच में उन्होंने एक सह फसल को लगा रखा है। जैसे ये 4 कतारें आपकी मुख्य फसल की हैं, इनके बीच में जो आपके हैं एक सह फसल को लगा रखा है और ये आपका क्या कर रहा है, उपज को अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पद्धति अपना रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में और इंटरक्रॉपिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब अपन जो बात करते हैं दोस्तों, जो इंटरक्रॉपिंग है, अंतःसस्य जो आपकी पद्धति है, उसकी जो खेती के प्रकार क्या क्या है, अंतःसस्य खेती के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। तो दोस्तों जो अंतःसस्य खेती के प्रकार की जब अपन बात करते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की आपकी पद्धतियाँ होती हैं, जिनके बारे में अपन एक एक करके अभी पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जो पद्धति आती है वो आती है समांतर सहफसली खेती, पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। इस पद्धति में क्या होता है दोस्तों कि दो फसलों को इस तरह साथ साथ उगाते हैं ताकि एक दूसरे के संवर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा दोनों फसलों के मध्य शून्य प्रतिस्पर्धा हो। जब अपन बात करते हैं समांतर सहफसली खेती की, तो इसके अंदर दो फसलों को अपन एक साथ एक समय पर लगाते हैं और इस प्रकार से लगाते हैं ताकि उनका जो संवर्धन होता है, जो वृद्धि करने का जो पीरियड होता है, उसमें एक दूसरे के ऊपर वो कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। प्रतिकूल प्रभाव का मतलब एक की पैदावार हो रही है तो दूसरे की पैदावार पर वो कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी, दूसरे की पैदावार भी उसी रूप से होती रहेगी जैसे कि पहली फसल की हो रही है। और इन दोनों फसलों के मध्य में क्या होगा, जीरो कंपटीशन होगा, शून्य प्रतिस्पर्धा होगी। मतलब ये दोनों जो फसलें होगी अलग अलग कुल की होगी ताकि इनकी जो आवश्यकता है पौधों की पोषक तत्वों की वो अलग अलग प्रकार की होगी, सनलाइट की जो आवश्यकता है वो भी अलग प्रकार की होगी और पानी की जो आवश्यकता है, जल मांग है, ये भी अलग होगी। तो अपन ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिनको अपन एक साथ बो सकते हैं और उनके मध्य जीरो प्रतिस्पर्धा होती है और वो एक साथ उगती है और अपने को उपज प्राप्त होती है। ठीक है, और उन फसलों के मध्य में क्या होता है, जीरो कंपटीशन होता है। तो ऐसी फसलों को अपन समानांतर सहफसली खेती कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। और इसके अगर उदाहरण की बात करें तो पत्ता गोभी और प्याज की खेती जब साथ में करते हैं तो उसको समांतर सहफसली है। इन दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग हिसाब से ये उग रही है
और इनका कोई भी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी जब अपन बात करते हैं मक्का के और उड़द की, मक्का और उड़द का दोनों का कुल अलग है। मक्का का कुल आपका पोएसी है, ग्रेमिने है, और उड़द की जब अपन बात करते हैं तो लेग्यूमिनेसी कुल है। दोनों की जल मांग अलग अलग है, दोनों की जो उर्वरक की जो मात्रा है मांगने की वो अलग अलग है। तो इनके मध्य में कोई कंपटीशन नहीं होता है, इनकी हाइट भी अलग अलग रहती है, तो ये साथ साथ बढ़वार करती रहती है। और इनमें से अपन जो गौण फसल होती है या जो सह फसल होती है, अगर मक्की की उड़द की बात करें तो मक्का इसमें मुख्य फसल है, और जो उड़द है वो आपकी गौण फसल है। तो उड़द की फसल को अपन पहले काट लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन मक्का की कटाई कर लेते हैं। तो ये जो आपका अंतर शस्य खेती का जो प्रकार है, समांतर सह फसली खेती, ये अपने देखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्रॉप आती है दोस्तों वो आती है सहचर फसलें। क्या आती है? सहचर फसलें, या इंग्लिश में बोलते हैं कंपेनियन क्रॉप्स। ठीक है, कंपेनियन क्रॉप्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इस अंतःशस्य में ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं अपन कि जिनकी उपज एकल फसल के समान ही प्राप्त होती है। ठीक है, परंतु जब अपन बात करते हैं कि भाई कोई भी फसल है तो उस मुख्य फसल के मध्य में कोई अन्य फसल भी अपन लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपेनियन क्रॉप्स या सहचर फसलें। ठीक है, और ये अपने आप को साथ साथ को बढ़ाती रहती है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाती रहती है। जैसे अपन बात करें कि अपन ने मक्का की दो पंक्तियों के बीच में जो जगह खाली रहती है उसके बीच में अपन उड़द लगा देते हैं, तो उड़द की भी बढ़वार होती है, और मक्का की जो उपज हो रही है वो तो होती है, उसके अलावा आपकी उड़द से भी उपज आपको प्राप्त हो जाती है। ये उदाहरण के लिए इसमें आपको एक अलग से प्याज का और इनका अलग से उदाहरण दे रखा है। ये आप समझ सकते हो कि साथ साथ कंपेनियन क्रॉप लगा रखी है, एक दूसरे को बढ़वार कर रही है सहचर फसलें, और इनमें एक किसी के अंदर भी कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये उदाहरण आप दे सकते हो कि सहचर फसलें क्या होती हैं, कि ऐसी फसलें जिनमें उपज आपकी एकल फसल के समान ही प्राप्त होती है, परंतु उनको अपन साथ में लगाते जो कि एक दूसरे की बढ़वार को बढ़ाती है। ठीक है, सहचर फसलें कहलाती है। रक्षक फसलों की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इस अंतःशस्य में मुख्य फसल को खेत के मध्य में बो देते हैं तथा सुरक्षा के लिए चारों तरफ कुछ पंक्तियां गौण फसल की लगा देते हैं। मतलब आपका खेत है, खेत को आपने ये आपका खेत है, इस खेत के अंदर आपने क्या करनी है? फसल लगानी है। तो फसल लगाने के लिए आप जो मुख्य फसल होगी, जैसे कि मुख्य फसल आपकी कोई गन्ने की फसल है, तो गन्ने की फसल को आपने मध्य भाग में लगा दिया इस प्रकार से यहाँ पर, और ये जो चारों तरफ जो एरिया है, इस एरिया में आपने क्या कर दिया कि जो गौण फसल है या जो सब फसल है या अन्य फसल है, उसकी 10 से 15 पंक्तियाँ आपने क्या लगा दी? यहाँ पर लगा दी। तो आपके जो भी जानवर हैं या जो भी रोग है, या अपन बात करें कि जो भी हानिकारक तत्व हैं, वो इस मुख्य फसल तक पहुंचने से पहले इस गौण फसल में पहुंचेंगे, इसको नष्ट करेंगे, और इसको नष्ट करेंगे तब तक वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, और आपकी मेन फसल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो आपकी मुख्य फसल है वो बची रह जाएगी। हानिकारक जो आपके नुकसानदायक जो कीट है, पतंगे हैं, या अपन बात करें जो रोग हैं या कोई भी आपके जानवर हैं उनसे, और ये मुख्य अपने को केवल जो प्राप्ति करनी है वो मुख्य फसल की करनी है, रक्षक फसल की नहीं करनी है। तो रक्षक फसल को केवल अपन इसी उद्देश्य लगाएंगे कि वो मुख्य फसल की रक्षा कर सके। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बेस्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अपन गन्ने की फसल की करते हैं कि भाई गन्ने की फसल के चारों तरफ सनई की, ठीक है, सनई की जो फसल होती है उसकी 10 से 15 पंक्तियाँ अपन बुआई कर देते हैं। उससे क्या होता है कि भाई गन्ना रहता है मध्य में, और उसके चारों तरफ आपकी सनई लगती है, तो वो सनई क्या करती है? आपके जो भी आक्रमणकारी तत्व हैं उन तत्वों से उसको फसल को बचाती है। ठीक है ना, इसलिए इसको रक्षक फसल कहते हैं। इसके अलावा अपन जब बात करते हैं कपास की, तो कपास के चारों तरफ अपन क्या लगा देते हैं? कपास की फसल को लगाते हैं मध्य में, और खेत के चारों तरफ भिंडी की फसल लगा देते हैं। तो दोनों का कुल क्या होता है? एक ही जैसा होता है। कपास का भी मालवेसी कुल है और भिंडी का भी मालवेसी कुल है। तो जो आपके आक्रमणकारी कीट हैं या रोग है वो सबसे पहले किस पे आते हैं? भिंडी के पौधों पर आते हैं, और आपकी जो कपास की फसल है वो सेफ रह जाती है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान
नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको रक्षक फसलों के बारे में समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसी फसलें या ऐसी अंतःशस्य पद्धति जिसके अंदर मुख्य फसल को खेत के मध्य में बोया जाता है एवं उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ कुछ पंक्तियां सफसल की या गौण फसल की लगा देते हैं, ताकि जो आपकी मुख्य फसल है वो आपके हानिकारक जो रोग है, कीट पतंगे हैं, उनसे बची रहे और आपका उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो फसल है दोस्तों वो है आपकी वृद्धिकारक फसलें या ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। वृद्धिकारक फसलों की जब अपन बात करते हैं तो उनको सहायक फसलें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक फसलें भी बोलते हैं, कि भाई एक दूसरे की बढ़वार को वो बढ़ाते हैं, ठीक है ना, उसकी बढ़वार को कम नहीं करते हैं। जब अपन बात करें कि वृद्धिकारक फसलें क्या होती है तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इस अंतःशस्य पद्धति में मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए अन्य गौण फसलें उसमें मिला देते हैं तथा मिश्रण की कुल उपज एकल फसलों की उपज से अधिक होती है। क्या करते हैं दोस्तों कि भाई अपने कोई भी फसल लेनी है तो उस फसल के लिए अपन क्या करते हैं कि जो मुख्य फसल जो होती है उसके साथ में, उसके बीजों के साथ में अपन अन्य बीजों को भी मिला देते हैं ताकि आपकी उपज ज़्यादा प्राप्त हो। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बरसीम का। और जब अपन बरसीम की बात करते हैं तो बरसीम की बुआई करते हैं समय अपन क्या करते हैं, बरसीम के बीजों के साथ में सरसों के बीजों को भी मिक्स कर देते हैं और खेत में लगा देते हैं। तो बरसीम की कटाई अपन बार बार करते हैं। तो जो प्रथम कटाई होती है, प्रथम कटाई के वक्त में बरसीम के जो पौधे की जो बढ़वार है वो दोस्तों बहुत कम होती है। और उस हरे चारे की प्राप्ति के लिए अपन क्या करते हैं, बरसीम के पौधों की जो बढ़वार कम हो रही है तो उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए उसके साथ में जब अपन सरसों के बीज डालते हैं तो वो सरसों बढ़वार कर लेती है। देन अपने जो हरे चारे की जो पूर्ति है उस समय वो हो जाती है। ठीक है, तो वृद्धिकारक फसलें क्या होती हैं कि भाई आपकी जो मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए कोई अन्य फसल की बीजों को उसमें मिलाकर बोया जाता है ताकि आपकी जो हरे चारे की प्राप्ति है या कोई भी बीज की प्राप्ति है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, आपको अधिक उपज प्राप्त हो, इसलिए अपन वृद्धिकारक फसलों की बुआई करते हैं। तो अपन बात करें तो वृद्धिकारक जो फसलें हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है धनात्मक क्रम अंतःशस्य या एडिटिव सीरीज मेथड इंटरक्रॉपिंग बात करते हैं, और एक होती है आपकी दोस्तों प्रतिस्थापन क्रम अंतःशस्य। ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो जो धनात्मक क्रम पद्धति है जो कि भारत के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है, और इस पद्धति की जब अपन बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि ऐसे आपका कोई खेत है, इस खेत के अंदर आप एक जो मुख्य फसल लगा रहे हैं उस मुख्य फसल के पौधों की संख्या अधिक रहती है। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य फसल के पौधों की संख्या अधिक रहती है, अधिक कतारें होती हैं, और इनके मध्य में जो स्थान है इस स्थान पर इस प्रकार से पौधे लगा दिए जाते हैं। माना कि जो मुख्य फसल है उसके पौधों की संख्या जो है 10 है एक कतार में, तो जो आपकी अंतःशस्य फसल होगी या जो गौण फसल होगी उसके पौधों की संख्या 9 ही होगी। तो इन कतारों के मध्य में अपन क्या करते हैं, स्थान का उपयोग करने के लिए बीच में फसलें लगा देते हैं, और जो मुख्य फसल के जो पौधों की संख्या होती है वो सब फसल के पौधों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है ना, और ये धनात्मक क्रम जो अंतःशस्य पद्धति है ये भारत के अंदर सर्वाधिक प्रचलित विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मुख्य फसल के प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या, मुख्य फसल के प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या एकल फसल के समान ही रहती है। जो अगर अपन जैसे मक्का की बात करते हैं तो मक्का अगर आप अकेले ही लगा रहे हो तो जितनी संख्या में जो पौधे होते हैं उतनी की उतनी तुलना में ही इस वृद्धिकारक वाली जो पद्धति है इसमें भी रहेंगे, परंतु अंतःशस्य फसल में पौधों की संख्या क्या होगी, एकल फसल से कम रहती है। जो मैं आपको बता दिया है कि भाई मेन फसल जो है उसकी पौधों की संख्या तो आपकी अगर आप केवल ये लगाओगे तो भी वो की हुई रहनी जो कि इस पद्धति में रहेगी, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं आएगा, परंतु इनके मध्य जो पौधे लगाओगे उनकी संख्या में कमी आ जाएगी, क्योंकि एक पौधा दो पौधे आपके कम लगेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई मुख्य फसल में पौधों की संख्या कम नहीं होती है और एकल फसल के अंदर पौधों की संख्या कम हो जाती है। इसमें अपन उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि गन्ने की जो 2 पंक्तियां होती, मान लीजिए ये गन्ने की 2 पंक्तियां हैं,
इस गन्ने की 2 पंक्तियों के मध्य में आपने क्या लगा दी, एक पंक्ति आलू की लगा दी। क्या लगा दी, एक पंक्ति आलू की लगा दी। तो आपको उपज तो ज़्यादा प्राप्त हो ही रही है भाई। वनस्पत अगर सिंगल क्रॉप लगाओगे तो केवल गन्ना इतनी जो इसके मध्य की 90 सेंटीमीटर की दूरी है उसमें कोई भी पौधा नहीं लगेगा, तो वहाँ से उपज नहीं मिलेगी। परंतु अगर आप आलू लगा दोगे तो उपज मिल जाएगी। तो इस सीरीज को बोलते हैं धनात्मक क्रम अंतःसस्य विधि, जिसमें 2 कतारों के मध्य के स्थान को उपयोग में लिया जाता है और उसमें सफसल लगा करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी आपकी वृद्धिकारक फसलें का एक प्रकार। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। तो दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है प्रतिस्थापन क्रम अंतःसस्य या क्रम अंतःसस्य। प्रतिस्थापन क्रम अंतःसस्य या रिप्लेसमेंट सीरीज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। जब अपन इस सीरीज की बात करते हैं तो इस सीरीज के अंदर क्या होता है कि इस अंतःसस्य में दोनों ही फसलें मुख्य फसलें होती हैं। इसमें ना तो आपकी गौण फसल होती है ना मुख्य फसल होती है, इसमें दोनों की दोनों ही फसलें क्या होती है, मुख्य फसलें ही होती हैं। और एक फसल की पौध संख्या दूसरी अंतःसस्य फसल की प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करती है। ठीक है कि भाई प्रथम जो एक फसल की जो पौध संख्या होगी वो दूसरी की जो प्रतिस्थापन दर है उसके ऊपर निर्भर करेगी। माना कि आपका एक खेत है, इस खेत के अंदर इस खेत को आपने 10 कतारों के अंदर विभक्त कर लिया। तो ये 10 कतारों के अंदर आपने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दी, गेहूं की फसल लगा दी। 10 कतारों में गेहूं की फसल लगा दी। और ये जो 11वीं कतार है दोस्तों, इस 11वीं कतार के ऊपर आपने क्या किया, सरसों की पौधे लगा दिए। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो स्थान है उस स्थान की जो उपयोगिता है वो बढ़ नहीं रहे। जो आपकी गेहूं की फसल के मध्य जो पौधों की कतार से कतार की दूरी है 22 सेंटीमीटर, वो यूं की यूं ही है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, परंतु जब अपन वो धनात्मक क्रम अंतःसस्य की बात कर रहे तो उसमें क्या हो रहा था कि फसल की जो 2 मुख्य फसल की 2 कतारें हैं उसके मध्य में जो स्थान है उसमें अपन क्या कर रहे थे, गौण फसल की बुआई कर रहे थे और स्थान का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा रहे थे। परंतु प्रतिस्थापन क्रम अंतःसस्य के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर अलग है। भाई साहब आपने 10 कतारें अगर गेहूं की लगा दी है तो उसमें जो 11वीं कतार लगाओगे वो सरसों की लगा दोगे। ठीक है, तो जब आप सरसों की कतार लगाओगे तो स्थान तो सरसों की कतार भी घेरेगी, फिर उसके बाद वापस आपकी 10 पौधे 10 कतारें किसकी आ जाएगी, गेहूं की फसल की आ जाएगी। तो ये जो स्थान घेर रही है इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है कि ये जो 11वीं कतार आपकी गेहूं के पौधे की होनी चाहिए थी, इस गेहूं के पौधे की कतार को आपने हटा दिया और इसकी जगह आपने क्या लगा दिया, सरसों के पौधे को लगा दिया। ठीक है, तो इसमें एक कतार जो है आपके गेहूं के पौधे की वो कम हो गई और उसके स्थान पर आपकी क्या आ गई, सरसों की आ गई। तो ये भी आपका एक अंतःसस्य का एक उदाहरण है, प्रतिस्थापन क्रम अंतःसस्य। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपकी टॉपिक है वो दोस्तों है पट्टीदार सहफसली खेती। पट्टीदार सहफसली खेती या स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस फोटो के अंदर आप समझ सक रहे होंगे कि भाई आपकी जो फसलें हैं उन एक से अधिक फसलों को अपन लंबी लंबी स्ट्रिप्स के अंदर बुआई कर देते हैं। और उन स्ट्रिप्स के अंदर जब अपन बुआई करते हैं तो उसके अंदर कतारें जो होती है अलग अलग किस्मों की भी हो सकती है और अलग अलग फसलों की भी हो सकती है। तो वो जो कतारें होती हैं वो अधिक होती है पौधों की और उनके मध्य में अलग अलग किस्मों की और कतारें हो सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके मक्का की फसल लगा रखी है और मक्का के बीच में ये आपके उड़द की एक लंबी सी स्ट्रिप है। तो इस पद्धति की एक डीमेरिट भी है कि भाई इस पद्धति के अंदर अपन जब वाटर सप्लाई करते हैं तो वाटर सप्लाई अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वाटर सप्लाई आपका प्रॉपर से नहीं हो पाता है।
और एक चीज़ और अपन ध्यान देते हैं कि जो पट्टीदार सहफसली खेती अपन अपनाते हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई अपन 2-4 प्रकार की फसलें इसके अंदर एक साथ पट्टियों में लगाते हैं, उनकी कतारें लगाते हैं, तो कम से कम एक फसल की उपज आपको मिल जाए, चाहे कोई सी भी कंडीशन वहाँ पर हो, कोई सी भी अपन वातावरणीय क्लाइमेट कंडीशन एडवर्स भी हो जाए तो भी उनमें से कम एक फसल की प्राप्ति आपको हो जाए। तो उसी उद्देश्य से अपन पट्टीदार सहफसली खेती करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि फसलों की बुआई अपन पट्टियों या कतारों में कर देते हैं। ये कतारें आपको नज़र आ रही होगी, लंबी लंबी कतारें, और ये इस प्रकार से अलग अलग फसलों की जो कतारें हैं ये नज़र आ रही होगी आपको। और इस पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य है कि भाई कम से कम एक फसल से अच्छी उपज प्राप्त हो जाए या होने की संभावना रहती है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी पट्टीदार सहफसली खेती, उसके अंदर भी आपने को मैंने अच्छे से समझा दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों अविराम अंतःशस्य खेती। अविराम अंतःशस्य खेती या रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले इंटरक्रॉपिंग का मतलब रिले दौड़ का नाम सुना है ना, खो खो रिले दौड़ होती है जिसके अंदर एक आदमी रुकते ही तुरंत दूसरा भागता है, तो इसके अनुसार वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो वो सिद्धांत आपकी खेती के अंदर भी काम में लेते हैं और उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, अविराम अंतःशस्य या इंटरक्रॉपिंग। इसके अंदर फसल की भी रिले दौड़ की समान ही अपन क्या करते हैं, बुआई करते रहते हैं कि एक फसल की कटाई हो गई या वो पकने की अवस्था पे आ गई हो और उसके मध्य जो स्थान है उसमें आपने दूसरी फसल की बुआई कर दी हो। तो यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर इस चार्ट में या इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि भाई ये जो आपकी चावल की जो फसल है वो चावल की फसल पकने के लिए तैयार हो गई है और इसके मध्य में जो स्थान है उस स्थान पे क्या किया कि भाई आपकी जो खेसारी है उस खेसारी की बुआई कर दी। दिख रहा है ना आपको। तो जैसे ही चावल की कटाई हो जाएगी कंबाइनर के द्वारा तो ये फसल जो है वो सेव रहेगी और फिर इसका उत्पादन अपन ले सकते हैं। तो इस पद्धति से वर्ष में कम से कम कितनी फसलें ली जा सकती है, 4 फसलें ली जा सकती है। कितनी, 4 फसलें ली जा सकती है। खरीफ, रबी, जायद के जायद 3 ऋतुएं होती है पर इसमें 4 फसलें अपन ले सकते हैं क्योंकि जो अविराम खेती करते हैं उसमें टाइम आपका बच जाता है। मतलब यहाँ से आपका बंदा दौड़ रहा है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्या है, वही उसका हाथ लंबा यहाँ तक हो रहा है इस बंदे का जो यहाँ तक पहुँचेगा। जैसे ही हाथ यहाँ आएगा उसके हाथ में एक झंडा है तो दूसरा बंदा यहाँ से खड़ा है उस झंडे को लेके भाग जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ एक दूसरा बंदा पहुँचा था तो वो यहाँ पहुँचेगा, उससे पहले उसकी क्रॉसिंग लाइन यहाँ है तो वो बंदा यहाँ पहले ही खड़ा था तो वो यहाँ से उसका डंडा लेकर के वो आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो गैप है आपका समय है ये कम होता जाएगा, ये वाला गैप। और ये गैप कम होने से आप एक साल में अगर फसलों की बात करेंगे तो 4 फसलें आप एक वर्ष में ले पाओगे, ठीक है ना। कि भाई एक फसल की जो पकने की अवस्था उस समय अगर अपन नई फसल की बुआई कर देते हैं या जैसे ही आपकी प्रथम फसल कटती है और उसके तुरंत बाद ही आप दूसरी फसल लगा देते हैं, उसमें कोई भी गैप नहीं रहने देते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अविराम शस्य खेती कहते हैं या रिले इंटरक्रॉपिंग अपन कहते हैं, ठीक है। इस पद्धति में अपन 4 फसलें ले सकते हैं। पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद या उस फसल के पकने के समय ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है तो उस फसल को पद्धति को बोलते हैं अविराम अंतःशस्य। जो मैंने बता दिया कि भाई पहली फसल अगर कट जाती है तो उसके तुरंत बाद ही आपको 4-5 दिन का गैप भी नहीं देना है, फसल कटते ही उसमें बुआई कर देनी है, ठीक है। और जब दूसरी बात करते हैं कि भाई उस फसल के पकने के समय अगर आप कटाई नहीं कर रहे हो और उसकी पक गई है, पकने की अवस्था आ गई है और पकने की अवस्था पर भी आप पौधे लगा देते हो दूसरी फसल के, तो वो आपकी रिले क्रॉपिंग के अंदर आ जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके छत्तीसगढ़ और बिहार की। जब अपन बात करते हैं तो उस टाइम जो धान की फसल होती है उस धान की फसल में वो क्या करते हैं, खेसारी की बुआई कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके धान का दे रखा है, इसके अंदर खेसारी की बुआई कर रखी है। भाई धान की खड़ी फसल में आपकी खेसारी की बुआई आप कर देते हैं और इस प्रकार की जो फसल पद्धति होती है उसे अविराम अंतःशस्य पद्धति कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपकी अगली अंतःशस्य फसल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो अगली जो अंतःशस्य फसल है आपकी वो है बहुस्तरीय बहुमंजिलीय अंतःशस्य, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी टीयर और मल्टी स्ट्रॉयड
स्टेरॉइड इंटरक्रॉपिंग। और इस पद्धति का जब अपन उपयोग करते हैं तो इस पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई आपके जो पौधे होते हैं वो अलग अलग हाइट के होते हैं, अलग अलग ऊंचाई के होते हैं, और उनको जो पोषक तत्व है वो अलग अलग मिल जाएं, और इसमें जो मुख्य फसल होती है वो लंबे समय की होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें तो इस फोटो के अंदर आप देख रहे हैं कि नारियल की फसल लगा रखी है। तो नारियल की जो फसल होती है उसके पौधों की जो बढ़वार होने के लिए 4 से 7 वर्ष का समय लगता है, और इनके मध्य जो गैप होता है वो भी अधिक होता है। तो 4 से 7 साल का जो समय है, उस समय को अगर वो केवल नारियल की खेती के लिए देंगे तो उस खेत से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो बीच में जो स्थान है दो नारियल की कतारों के मध्य में, नारियल के पौधों की कतारों के मध्य में, तो उस स्थान को उपयोग करने के लिए क्या करते हैं किसान भाई कि इसके बीच में अन्य प्रकार की फसलें लगा देते हैं, कम अवधि की फसलें लगा देते हैं, और उस खेत से थोड़ा सा रेवेन्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुस्तरीय अंतःशस्य या बहुमंजिलीय फसल पद्धति से क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो देख लेते हैं कि भाई उसकी परिभाषा के बारे में पूछते हैं कि ऐसी पद्धति जिसके अंदर विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को एक साथ बुआई करते हैं वो पद्धति क्या कहलाती है। तो भाई बहुस्तरीय अंतःशस्य या बहुमंजिलीय अंतःशस्य खेती कहलाती है। ठीक है, बहुस्तरीय अंतःशस्य या बहुमंजिलीय अंतःशस्य पद्धति होती क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि इस पद्धति में विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों की बुआई इस प्रकार से करते हैं कि सभी फसलों को वायु, प्रकाश एवं स्थान आदि आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, जब अपन बात करते हैं कि नारियल की फसल की बात करें तो नारियल की फसल के मध्य में दो नारियल के पौधों की कतारों के मध्य में अपन क्या करते हैं, काली मिर्च, सुपारी, लौंग की बुआई कर देते हैं, क्योंकि ये कम अवधि की फसल होती है और जब तक नारियल की बढ़वार पूरी होती है तब तक इनकी अपन कटाई कर लेते हैं और कुछ आर्थिक फ़ायदा किसान को हो जाता है। तो दोस्तों आज जो अपन ने बात करी है वो मिश्रित खेती और अंतःशस्य खेती के बारे में अपन ने बात करी है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप बताएं, या समस्या आ रही है किसी भी प्रकार की तो मुझे बताएं, तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करूँगा, सॉल्यूशन दूंगा। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ इनको आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि जो बच्चे शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे नहीं जुड़ पाए हैं वो उससे जुड़ जाएं। जो कृषि विद्यार्थी हैं जिनकी दिक्कतें हैं कि भाई वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो जो नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई चलती है परंतु जो विद्यार्थी सरकारी स्कूलों से कॉलेज में गए हुए हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर हिंदी में कहीं नोट्स नहीं मिलते हैं तो मैं बिल्कुल हिंदी में आपके ये नोट्स बना रहा हूँ और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई डाउट्स भी रहता है तो भी बताएं, और उन जो लड़के हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं है उन तक ये वीडियो पहुँचाने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।